वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 3 गुण मैंने आपको बता दिए थे। एक था आकर्षण का गुण। कोई भी चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, उसके पास किसी भी उस मैग्नेट के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थों को लेके आते हैं जो कि लो चुंबकीय पदार्थ हो, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकेल, तो उनमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो लघु चुंबक बन जाते हैं। एक मिनी चुंबक बोल सकते हैं, मिनी मैग्नेट वो बन जाते हैं। तो उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो चुंबक में आकर्षण का गुण होगा, और एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। हम बात करेंगे यहाँ पे बार मैग्नेट छड़ चुंबक की, जो कि मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम चुंबक होती है। अब देखो यहाँ पे ये एक चुंबक है, बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और एक होता है दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल। इस तरीके से 2 ध्रुव होंगे चुंबक में, ठीक है। ये चुंबक बनी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो उसकी लंबाई, उसके जो किनारे होते हैं उन किनारों से थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों थोड़े अंदर होंगे। अब इस चुंबक में हम बात कर रहे थे ध्रुव प्रबलता की, जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी यूज करते हैं? +m, m से लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ को। और साउथ पोल के लिए यूज करते हैं -m। ये पोल स्ट्रेंथ होती है इसकी नेगेटिव, और इसकी होती है पॉजिटिव। कोई भी चुंबक होगा, इस चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा। यहां पे ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र रहेगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसको हम किससे दर्शाते हैं? बी वेक्टर से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सदिश राशि होती है, मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि। ये इसके ध्रुव होते हैं। और ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। अब यहां पे बात आती है, एक चुंबक होती है, उसके पास में 2 लंबाई होती है। एक उसकी ज्यामितीय लंबाई होती है, जो कि मैग्नेट बनी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं इस डस्टर से कि ये एक मैग्नेट है, डस्टर है, तो यहां से लेके यहां तक की अगर इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो उसे बोलते हैं उसकी ज्यामितीय लंबाई। तो एक चुंबक होगी, ये इस तरीके से यहां पे एक मैग्नेट बना लेते हैं। इस चुंबक का यहां पर होगा नॉर्थ पोल, थोड़ा सा अंदर ये साउथ पोल। तो इस किनारे से लेके इस किनारे तक की जो लंबाई होगी वो होती है ज्यामितीय लंबाई। ये कौन सी लंबाई होती है? ज्यामितीय लंबाई, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होगी, दोनों ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल, इसके दोनों ध्रुवों के बीच की ये होती है इसकी अक्ष, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं इसको। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक रेखा होती है, उसे बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। तो अक्ष आगे जाएगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो लंबाई होगी उसे बोलेंगे प्रभावकारी लंबाई या प्रभावी लंबाई। कौन सी लंबाई होगी ये? प्रभावी लंबाई। अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ज्यामितीय लंबाई, वो प्रभावकारी प्रभावी लंबाई से ज्यादा होती है। ज्यामितीय लंबाई ज्यादा होती है, जबकि हमें जो काम में आने वाली लंबाई होगी वो कौन सी होगी? प्रभावकारी लंबाई, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। तो यहां पे इफेक्टिव लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो L इफेक्टिव होती है, प्रभावकारी लंबाई, वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 टाइम होती है। 5/6 इंटू में L ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। प्रभावकारी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। इस तरीके से हम चुंबक की इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में रिलेशन बना सकते हैं। यह भी एक प्रकार का चुंबक का गुण होता है। अब हम बात कर रहे थे ध्रुव प्रबलता की। तो ध्रुव प्रबलता को लिखते हैं +m और -m से, और ध्रुव प्रबलता का मात्रक लिखें तो इसका जो मात्रक आता है ध्रुव प्रबलता का, ये होती है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता। और इसका जो मात्रक लिखा जाता है ध्रुव प्रबलता के लिए मात्रक, वो होता है एम्पियर इंटू में मीटर। एम्पियर गुणा मीटर, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? अगर हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र हम यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि विमीय सूत्र हमेशा मूल मात्रकों के लिखे जाते हैं। और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनमें से एम्पियर विद्युत धारा भी एक मूल मात्रक है, और मीटर जो कि लंबाई का है ये भी एक मूल मात्रक होगा। तो एम्पियर के लिए लिखेंगे A1 और मीटर के लिए लिखेंगे L1। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? A1 L1। किसके लिए काम में लेंगे? पोल स्ट्रेंथ के लिए। मात्रक हो गया। अब यहां पर
ये चुंबक होगी तो चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई है वो प्रभावकारी लंबाई, यही हम काम में लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें रिलेशन बना सकते हैं। अब रिलेशन के बाद में हम यहां पे देखें कि प्रत्येक चुंबक होती है उसमें कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। प्रत्येक चुंबक की बात करें तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होंगे, प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अब 2 ध्रुव होंगे तो क्या हमेशा चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं, 2 पोल्स? क्या अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, किसी भी चुंबक में एक अकेला ध्रुव नहीं हो सकता। एक चुंबक में 2 ध्रुव बनते हैं, ये नॉर्थ पोल है एक होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। यदि हम इस चुंबक को तोड़ भी दें नीचे गिराकर तो फिर से इसमें कितने ध्रुव बन जाएंगे, 2 ध्रुव बन जाएंगे। तो अगला जो गुण होगा वो है युग्म की उपस्थिति, ध्रुव के युग्म की उपस्थिति। तो हमेशा चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, एकल ध्रुव का कभी भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये इस तरीके से यदि हम चुंबक को तोड़ भी दें तो उस चुंबक में कितने ध्रुव बन जाते हैं, पुनः 2 ध्रुव बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल, बस उसकी लंबाई घट जाती है तोड़ने पर। तो इस प्रकार से 2 ध्रुव बनेंगे। अब यहां पे देखो पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है ध्रुव प्रबलता, हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। ये ध्रुव प्रबलता किस बात पर निर्भर करेगी? ध्रुव प्रबलता चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। जो ध्रुव प्रबलता होगी काट स्ट्रेंथ, वो चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ध्रुव प्रबलता चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर निर्भर करती है। इस पर क्या होगी? निर्भर होती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। कैसे निर्भर होती है इसकी बात करते हैं। मान लो एक चुंबक है तो मैं यहां पे देखो एक बार मैग्नेट बनाता हूं इस तरीके से। मान लो सपोज करो ये एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को बनाया जाए तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये बार मैग्नेट है जो दिखती है, हमें दिखाई देनी चाहिए इस प्रकार से। यहां पे होगा तो इसमें यहां पर एक ध्रुव है, मान लो यहां पर है वो नॉर्थ पोल है और ये वाला है साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल थोड़ा अंदर की तरफ। तो इस तरीके से दिख रही है। ये होता है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको तोड़ा जा सके। जैसे मान लो ये चुंबक है तो चुंबक में ये तो लंबाई का एरिया है, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोला जाएगा इस वाले एरिया को, क्योंकि यही एरिया तोड़ा जा सकता है। अब इस चुंबक को मान लो 2 हिस्सों में तोड़े, वाई एक्सिस, एक तो ले लेते वाई एक्सिस, मान लो इसको ऐसे तोड़े ऊपर से। अगर ऊपर से तोड़े तो ये चुंबक, इसकी ध्रुव प्रबलता पहले कितनी थी, +m, और इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी थी, -m। ये एक ध्रुव प्रबलता होगी जो कि किस पे निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस पे निर्भर करेगी। अगर चुंबक को ऊपर से तोड़े तो 2 हिस्सों में ऐसे टूट जाएगी। ये चुंबक फिर से ऐसे ही बन जाएगी, इसमें एक हिस्सा ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से ये चुंबक बन गई। फिर से छोटा हिस्सा और एक हिस्सा इधर बन जाएगा यहां पे इस तरीके से। ऐसे बन गए, 2 चुंबक बन गए, वाई अक्ष के अनुदिश तोड़ देंगे तो इसमें नॉर्थ पोल, इसमें पुनः साउथ पोल बन जाएगा और इसमें नॉर्थ पोल और इसमें साउथ पोल बन जाएगा। क्यों? जब एक चुंबक को तोड़ा जाता है, मैंने बोला कि चुंबक में तोड़ने के बाद में भी 2 ध्रुव बन जाते हैं, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। तो पुनः जो नया ध्रुव बनेगा तो इस स्थिति में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या बना रहा, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। देखो यहां पे अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश चुंबक को ऐसे तोड़ते हैं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम नहीं होता है, ना ही बढ़ता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इसलिए इन दोनों चुंबकों की जो ध्रुव प्रबलता होगी वो भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। इसकी +m, इसकी -m, इसकी +m और इसकी -m। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदला तो पोल स्ट्रेंथ जो ध्रुव प्रबलता है वो भी क्या बनी रही, कांस्टेंट बनी रही। अब बात आती है कि इसको अक्ष अक्ष के अनुदिश काटा जाए। यदि इसी चुंबक को ऐसे काट दिया जाए, अक्ष अक्ष के अनुदिश इस तरीके से काटा जाए, यहां पे इस तरीके से, तो चुंबक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ऐसे काटेंगे इसको इस तरीके से बीच में से कट करेंगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाता है, कट जाता है। वाई अक्ष के अनुदिश काटने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलता नहीं है, इसलिए इसकी ध्रुव प्रबलता भी नहीं बदलेगी। लेकिन अक्ष अक्ष के अनुदिश काटने पर बच्चों इसकी ध्रुव प्रबलता क्या होगी, बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कटेगा, इसलिए इसकी ध्रुव प्रबलता भी बदल जाती है। तो देखो करते हैं, मान लो ये चुंबक थी, इसको ऐसे कट कर दिया इस तरीके से, यहां पे
एक चुंबक है, अक्ष अक्ष के अनुदिश कट करेंगे इस तरीके से, तो ये चुंबक ऊपर चली गई और एक हिस्सा नीचे बन गया। इसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल था, इसमें नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल, तो ये इसकी ध्रुव प्रबलता हो गई प्लस m/2, इसकी हो गई माइनस m/2, इसकी हो गई प्लस में m/2 और इसकी हो गई माइनस m/2। हाफ क्यों हुई? क्योंकि इसके अक्ष के अनुदिश, अक्ष अक्ष के अनुदिश हमने इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद में ये ध्रुव प्रबलता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा होने की वजह से ध्रुव प्रबलता भी क्या हो गई? आधी हो गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता है वो चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने ऐसे कट किया, इसको कट करने पर क्या नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों होंगे? क्योंकि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यदि नॉर्थ पोल के पास में नॉर्थ पोल लाएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण, और साउथ पोल के पास में साउथ पोल आएगा, वो भी रिपेल करेगा। तो ये चुंबक ऐसे थी, पहले मान लो ये दो चुंबक ऐसे थी, जैसे इसको ऐसे कट करेंगे तो ये चुंबक ऐसे नहीं रहेगी, ये प्रतिकर्षित करेगी, मतलब दूर भागेगी, और दूर भागेगी घूमकर ऐसे चिपक सकती, क्योंकि उत्तरी ध्रुव वो दक्षिण ध्रुव से चिपकेगा और दक्षिण ध्रुव वो उत्तरी ध्रुव से चिपकेगा। इस प्रकार से ये चुंबक चिपक जाती है। तो ये ध्रुव प्रबलता के बारे में कुछ था कि ध्रुव प्रबलता इस तरीके से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। तो ये बात हुई ध्रुव प्रबलता की। नेक्स्ट अगर हम चले, अब एक पॉइंट और आता है इसके गुण में, चुंबकीय याम्योत्तर, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। चुंबकीय याम्योत्तर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब ये होता क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन? किसी भी चुंबक की लंबाई के लंबवत, किसी भी चुंबक की, मान लो ये एक चुंबक है तो ये इसकी लंबाई है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये इसकी लंबाई है। किसी भी चुंबक की लंबाई के लंबवत उसकी अक्ष से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। कि एक तल है, तल मतलब पूरा प्लेन, एक पूरा का पूरा प्लेन है, तल है, जो कि चुंबक की लंबाई के लंबवत है। अब लंबाई के लंबवत तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये लंबाई है, इसके लंबवत ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये तल ऐसे होगा कि ऐसे होगा, अब इस पे डिपेंड करना है। तो चुंबक की लंबाई के लंबवत वह तल जो इसकी अक्ष से गुजरता है। अगर ऐसे तल लेंगे तो वो अक्ष को काटता है, गुजरता नहीं है। तो तल कौन सा लेना होगा? इस तरह से। तो चुंबक की लंबाई के लंबवत उसकी अक्ष से गुजरने वाला तल क्या कहलाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो ये एक चुंबक है, मान लो बना लेते हैं, यहाँ पे ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये यहाँ पे इसका साउथ पोल है। तो इसकी अक्ष कौन सी होगी? ये वाली इसकी अक्ष हो जाएगी चुंबकीय अक्ष। तो चुंबक की लंबाई के लंबवत अक्ष से गुजरने वाला ये वाला तल जो बन रहा है, इस तल को बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये तो चुंबकीय याम्योत्तर हो गया। अब बात आती है कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या होगा? भौगोलिक याम्योत्तर मतलब पृथ्वी का मेरिडियन, जिसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बोलते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपना ग्लोब है। देखो ग्लोब बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये पृथ्वी है तो ये गोल है, इस प्रकार से ग्लोब बनेगा। तो ये वाला इसका नॉर्थ पोल है ग्लोब का और ये वाला साउथ पोल है। यहाँ पे अक्षांश होते हैं और देशांतर होते हैं। इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश और देशांतर होती हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको मिलाने वाली जो अक्ष होगी वो वाली क्या होगी? भौगोलिक अक्ष। इसको भौगोलिक अक्ष बोलेंगे। तो भौगोलिक अक्ष मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के लंबवत की, मतलब भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला लंबवत तल, इस भौगोलिक अक्ष से लंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाएगा? भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। और चुंबक की लंबाई के लंबवत उसकी अक्ष से गुजरने वाला तल क्या कहलाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये कुछ चुंबक के गुणों से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि किस तरीके से ये चुंबक के गुणों पर होते हैं। अब यहाँ पे एक गुण के बारे में और बताता हूं जो कि सिंपल है, आवेश में भी हम पढ़ते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण। तो देखो ये नॉर्थ पोल से प्रतिकर्षित होगा, जबकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। तो ये भी एक चुंबक का गुण है।
तो ये मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है वो डिस्कस कर लिए हमने। इनसे ज्यादा अगर और कोई इक्की दुक्की प्रॉपर्टी निकल के आती है तो बीच बीच में हम उन पे भी डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी होगी मैग्नेट में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक ये होगा कि जैसे दो आवेशों के मध्य कूलाम का बल लगता है, क्या वैसे ही दो चुंबकों के मध्य भी कोई बल लगेगा? यस, दो चुंबकों के मध्य एक चुंबकीय बल लगता है जिसे कूलाम के नियम से निकाला जा सकता है और उसे बोलते हैं कूलाम का चुंबकीय बल। तो उस पर डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं कूलाम का चुंबकीय बल क्या होगा। तो टॉपिक है हमारा कूलाम का चुंबकीय बल। क्या दो चुंबकों के मध्य कूलाम का बल लगता है, इस पे डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से लगता है। देखो मान लेते हैं कि दो चुंबक लेते हैं। एक चुंबक है, ये एक चुंबक है जिसमें दो पोल हैं, नॉर्थ पोल है इसका और ये वाला है इसका साउथ पोल। इस तरीके से हमने दो चुंबक ले ली। इसकी ध्रुव प्रबलता मान लेते हैं, इसकी है +m और इसकी है -m। इसके पास में दूसरी चुंबक को रखते हैं यहां पर, यहां से दूसरी चुंबक रख दी। इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है और इसकी ध्रुव प्रबलता मानते हैं +m2 और इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है -m2। दोनों चुंबक आपस में कितनी दूरी पर रखी हुई है? मान लो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r दूरी पर रखी हुई है। तो इन दोनों चुंबकों के मध्य एक चुंबकीय बल कार्यरत होगा। क्यों? क्योंकि इसके चुंबकीय क्षेत्र में जब ये चुंबक आएगी तो इस चुंबक पर दो प्रकार के बल लगेंगे, या तो आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। और लगेगा कैसे? जब समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और जब विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो यहां पे हम बात करते हैं दो विपरीत ध्रुव हैं और विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार दोनों चुंबकों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कूलाम का नियम आवेशों में लगता है स्थिर आवेशों के लिए कि दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे ये मान लो एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है यहां पर Q2, दोनों के बीच की दूरी है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। तो उसी प्रकार यहां पर भी इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। इसकी ध्रुव प्रबलता m1 और इसकी ध्रुव प्रबलता m2, दोनों का गुणनफल। अब यहां पे अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टेट में जो आवेश होता है उसके सिमिलर ही ध्रुव प्रबलता काम करती है चुंबक में। ये दोनों चैप्टर बहुत रिलेट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम जो पहले से बनी हुई मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हैं, जो पहले से। तो आवेशों के कारण भी विद्युत क्षेत्र आता है, तो उसी प्रकार चुंबक के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसमें लगने वाला चुंबकीय बल दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो अब यहां पे बात करें तो इन दोनों आवेशों में जो कूलाम बल होता है वो दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r² के समानुपाती। तो इसमें भी दोनों चुंबकों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों चुंबकों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण 1 ले लो, 2 ले लो, इन दोनों को कंबाइंड रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती होगा m1 m2 अपॉन में r²। ये होता है चुंबकीय बल। और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन में r²। ये यहां पे आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं और इसको मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां से समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो F बराबर होगा μ0 अपॉन में 4π इंटू में m1 m2 अपॉन में r²। ये होता है चुंबकीय बल दो चुंबकों के मध्य। ये μ0 अपॉन 4π क्या होता है? यहाँ पे कॉन्स्टेंट μ0 अपॉन 4π होता है नियतांक। क्लियर है? तो ये इस तरीके से होता है। जबकि यहां पे कांस्टेंट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में? ये कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे तो F बराबर होगा K इंटू में Q1 Q2 अपॉन r²। और K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन r²। देखो 4π तो नीचे है ही है कांस्टेंट। एप्सिलॉन नोट होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जबकि म्यू नोट होती है इसे क्या बोलते हैं? चुंबकनशीलता। निर्वात की क्या होगी? चुंबकनशीलता। किसकी है ये?
निर्वात की। और वो क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि ये विद्युत में काम करती है इसलिए एप्सिलॉन नोट को विद्युतशीलता बोलते हैं और म्यू नोट को चुंबकनशीलता बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। और चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है चुंबकीय पारगम्यता। अगर बोलें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो वहां पे कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहां पे होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब इन दोनों में रिलेशन है, देखना, निर्वात की जो विद्युतशीलता है और चुंबकनशीलता दोनों में रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू नोट व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/एप्सिलॉन नोट के, इस तरह से होती है। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो यहां से कांस्टेंट आता है, वो प्रकाश के वेग का वर्ग आता है, ये आता है म्यू नोट बराबर होगा c² अपॉन में एप्सिलॉन नोट, इस तरीके से। तो c तो कांस्टेंट होता है, प्रकाश का वेग c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, ये प्रकाश का वेग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों EM वेव्स का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। यहां पे ये पूछता है एक बार, √ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का मान किसके बराबर होता है? तो देख लो, इसको इधर ले आओ, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, स्क्वायर हटाओगे √, तो ये किसके बराबर होगा? c के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में रिलेशन बता दिया मैंने, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तभी तो देखो 4 पाई तो नीचे है ही है, इसमें भी है। इसमें 1/एप्सिलॉन नोट है और 1/एप्सिलॉन नोट को म्यू नोट से रिप्लेस करें तो 1/एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू नोट। तो 1/एप्सिलॉन नोट की जगह यहां पे क्या आया? म्यू नोट। देखो 1/एप्सिलॉन नोट नीचे होता है जबकि म्यू नोट कहां होता है? ऊपर। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहां पे इस कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मैं मात्रक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वैल्यू बता रहा हूं। तो यहां पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻7। और म्यू नोट का जो मात्रक होता है, म्यू नोट की वैल्यू निकाले, इसका मात्रक होता है हेनरी अपॉन में मीटर, हेनरी अपॉन में मीटर, ये इसका मात्रक होता है। इसको एक बार के लिए आप याद कर लो कि हेनरी अपॉन मीटर होता है। हेनरी कहां से आया? हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है और ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो जब हम बात करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में बात करेंगे तो आपको हेनरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हेनरी अपॉन मीटर इसका मात्रक होता है। अब हम म्यू नोट की वैल्यू निकाले तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 पाई को इधर ले आओ, तो म्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी, वो होगी 4 पाई × में 10⁻⁻7 हेनरी अपॉन में मीटर। यह आ जाएगा इसका मान, म्यू नोट का मान होगा 4 पाई × में 10⁻⁻7। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू यहां पे पुट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था कूलाम्ब बल, दो चुंबक के मध्य लगने वाला कूलाम्ब बल इस तरीके से निकलता है। इस कूलाम्ब बल का सदिश रूप भी लिख सकते हैं, सेम वही है, इलेक्ट्रोस्टेट वाला मेथड सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है यहां से। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान। इसका और भी मात्रक बनाए हम तो कैसे बन सकता है, देखो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। अगर हम बात करें म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मात्रक, तो हमें पता है कि बल ये होता है F बराबर होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r²। तो इसका मात्रक हम यहां से भी निकाल सकते हैं, निकालते हैं। F का मात्रक होता है न्यूटन, म्यू नोट अपॉन 4 पाई को छोड़ दो, इसका मात्रक होता है एम्पियर × में मीटर की स्क्वायर, क्योंकि ध्रुव प्रबलता है और ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर × मीटर। 2 बार है तो इसकी स्क्वायर कर दो और नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एम्पियर स्क्वायर, इधर आ जाएगा। तो म्यू का मात्रक क्या आएगा? म्यू का मात्रक एक ये भी बन रहा है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। क्या बन रहा है? न्यूटन बटे में एम्पियर की स्क्वायर। इस तरीके से एक मात्रक ये बन रहा है। तो एक मात्रक तो ये समझ में आया, हेनरी बटे मीटर, और एक मात्रक आ रहा है वो होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या इनके मात्रक निकाल सकते हैं। अब बात आती है तो यहां पे लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा उसकी दिशा किधर होगी? तो उसकी दिशा होगी दोनों की अक्षों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, क्योंकि बल भी इधर लगेगा। प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की तरफ और आकर्षण होगा तो अंदर की तरफ। मतलब
दोनों चुंबकों की अक्षों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा होगी। क्लियर है? तो बल की दिशा होती है वो किधर होगी? बल की दिशा होगी दोनों चुंबकों को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश, अक्ष की दिशा में होगी। और अक्ष की दिशा में हम क्या लेते हैं? दूरी लेते हैं कि दोनों चुंबकों के बीच में दूरी कितनी होगी? r, ये ली जाती है। तो इसके अनुदिश दूरी होगी, इसका मतलब दिशा किसकी आएगी? इसी की। और बल होता है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि, इसलिए हम इसका सदिश रूप लिखते हैं। तो देखो सदिश रूप क्या आएगा? जब भी इस बल का, चुंबकीय बल का सदिश रूप लिखेंगे तो वो आ जाएगा F वेक्टर बराबर होगा पहले परिमाण, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये तो हुआ परिमाण जो कि हमने यहां से निकाला कूलाम बल से, कूलाम के नियम के आधार पे। अब दिशा किसके अनुदिश होगी? तो ये बताइए ना, दोनों चुंबकों को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश। और अक्ष के अनुदिश दूरी कितनी ली जाती है? r दूरी। तो यहाँ पे दिशा होगी वो r कैप के अनुदिश होगी, इस तरीके से। अब सदिश रूप लिखना है तो r कैप को हम क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर अपॉन r, क्योंकि कैप है वो एकांक सदिश है, और एकांक सदिश को ऐसे लिखा जा सकता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो कैसे लिखेंगे? F वेक्टर बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 बटे में r स्क्वायर इंटू में r वेक्टर बटे r। r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? r क्यूब। तो ये क्या बनेगा? F वेक्टर बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में r क्यूब इंटू में r वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? सदिश रूप। तो ये कूलाम का बल था यहाँ पे दो चुंबकों के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।